नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम एंड एएसआई एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च 2023 को जो कि सीआरपीएफ एचसीएम के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और थर्ड शिफ्ट के दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि थर्ड शिफ्ट के जो कि जीके के क्वेश्चंस काफ़ी जो कि हार्ड पूछे गए थे। स्टेटमेंट दे के पूछ रहे थे कि ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। इस वजह से मुझे जो भी क्वेश्चंस मिले हैं दोस्तों सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चंस याद है थर्ड शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8181819473 पे। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल शिफ्ट का वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर राजगद्दी पर बैठा तो उसका संरक्षक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरम खां। जी हाँ दोस्तों, बैरम खां हुमायूं का सहयोगी था तथा उसके नाबालिग पुत्र अकबर का वली अथवा संरक्षक था। ठीक है, वली भी उसको संरक्षक को ही कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। बात करते हैं दोस्तों, तो 1556 ईस्वी में अकबर ने कन्नौज पंजाब राज्य पर जो कि आरोहण किया था। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन शुरू किया, क्योंकि उसे 13 साल की उम्र में शासक बना दिया गया था। वह मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था। हुमायूं ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में बैरम खां ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, अकबर को पढ़ने और लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जिज्ञासु था और हमेशा नया ज्ञान सीखने की कोशिश करता था। वह हमेशा धर्मों के सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा, इबादत खाना में बहस सभी धर्मों से जुड़ी विद्वानों के बीच आयोजित की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, इस ज्ञान के आधार पर अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का गठन किया था। हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म जो कि अमरकोट यानी सिंध प्रांत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात करते हैं 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु यानी दिन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गया था। उसके बाद जो कि 14 फरवरी 1556 को अकबर को जो कि कन्नौज पंजाब में ताज पहनाया गया था। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1919 में महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट को कैसा एक्ट कहा था। तो उन्होंने काला एक्ट कहा था इसको। जी हाँ दोस्तों, काला एक्ट कहा था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बच्चे ने पूछा, हमसे बोला है दोस्तों कि काला एक्ट कहा गया था या फिर काला कानून कहा गया था, ऐसा महात्मा गांधी जी क्या किए थे। या फिर आपसे पूछा गया था कि रौलट एक्ट कब शुरू हुआ था, क्या पूछा था, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी उन्होंने काला एक्ट इसको बोला था। रौलट एक्ट जो कि 1919 में सर सिडनी रौलेट की सिफारिशों द्वारा पारित किया गया था और मार्च 1919 में कानून बन गया था। महात्मा गांधी ने कहा कि बिल या फिर एक्ट काला बिल या फिर काला एक्ट था। ठीक है, विरोध अधिक आक्रमण और मुखर हो गया, खासकर पंजाब क्षेत्र में जहां रेलवे और टेलीग्राम सेवाओं जैसी सभी संचार प्रणालियां बाधित हो गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीयों के खिलाफ रौलट एक्ट लाया गया था और इसका सीधा सा मतलब था कि बिना किसी मुकदमे या फिर कार्यवाही के उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और क्षेत्र में केवल देशद्रोह और विद्रोह के संदेह पर किसी भी व्यक्ति के निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं तो इस विरोध के सबसे अधिक दिखाई देने वाले चेहरों में से दो थे। डॉक्टर जो कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गुप्त रूप से क्षेत्र से दूर ले जाया गया था। इन दो गिरफ्तारियों और रौलट एक्ट के जो कि प्रभुत्व के लिए महात्मा गांधी ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को जाना लगा रौलट सत्याग्रह ने। ठीक है, रौलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अंग्रेज़ों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया, क्योंकि उन्हें शांतिपूर्ण हड़ताल को खतरे के रूप में नहीं देखा था।
ठीक है। 1919 में जो कि रॉलेट एक्ट के गठन के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी एग्जैक्ट पता नहीं है दोस्तों, लेकिन इससे प्रश्न आया था। क्या पूछा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, अगर ये पूछा गया होगा तो 8 अगस्त 1942 को इसको शुरू किया गया था। बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, हो सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यह भारत के पूर्व स्वतंत्रता से वंचित होने, पूर्व परामर्श के बिना युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, कई छोटे आंदोलनों के केंद्रीकरण और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो आंदोलन की शुरुआत जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। महात्मा गांधी ने मैदान में दिए अपने भाषण में करो या फिर मरो का आह्वान किया या नारा दिया था। आंदोलन को हिंसा का सामना करना पड़ा और मुस्लिम लीग से समर्थन नहीं मिला था। लोगों को गोली मार दी गई और लाठीचार्ज किया गया और गाँव को जला दिया गया था इस आंदोलन में। ठीक है, एक प्रश्न आता है दोस्तों कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो इसमें जो कि जीवन का अधिकार से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये मानव अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि संविधान बताता है कि ये अधिकार अहिंसक हैं। जीवन का अधिकार, सम्मान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि सभी 6 मुख्य मौलिक अधिकारों में से एक के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का इसमें जो कि निहित किया गया है। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। जीवन का अधिकार केवल जानवरों के अस्तित्व या फिर जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थकपूर्ण और जीने के लायक बनाता है। ठीक है, बात करते हैं तो इस प्रकार जो कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का अधिकार देता है या फिर उससे संबंधित है। बात करते हैं कानून के समक्ष समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के व्यवहार या फिर भारत के क्षेत्र में कानूनों के सम्मान संरक्षक से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 जो कि सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता या फिर गारंटी देता है। वहीं बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 में है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। ये बात कही गई है, इसको आप लोग PDF फाइल में पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया था, तो शरद कमल को दिया गया था 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जो कि अचंत शरद कमल को बुधवार को जो कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या थी, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। अगर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पूछा गया होगा तो फिर ये आपकी जो कि थीम हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जो कि 2022 की थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। इस साल भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCAC जो कि UNCAC की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो दोस्तों अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम पूछा गया होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना ये हो जाएगा आपका थीम, या फिर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पूछा गया होगा तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत ये हो जाएगा। कमेंट करके इसको ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा क्या पूछा था।
एक प्रश्न आया था कि राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, ये भी सही से नहीं मिल पाया है दोस्तों। क्या पूछा था, तो चलिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा था। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कपास भारत में उत्पन्न होती है, जबकि भारत में गुजरात राज्य कपास में प्रथम स्थान है, राजस्थान देश में चौथे स्थान पे है। तो अगर कपास दोनों के लिए ऑप्शंस था तो भी हो सकता है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, अगर वनों से रिलेटेड पूछा गया होगा तो खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन जो कि काटियार बार गिर या फिर काटियावाड़ गिर भी उत्तर पश्चिमी भारत में एक अधिकतर शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र है, जो कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश में 103, ठीक है, 1,03,100 वर्ग मील, या फिर आप इसको 2,67,000 किमी तक फैला हुआ है, ये आप कह सकते हैं। 2,67,002 तक फैला हुआ है, ये कह सकते हैं। एक हड़प्पा से रिलेटेड आया था दोस्तों, ये भी जो कि स्टेटमेंट दे के पूछा था। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दोस्तों स्टेटमेंट से के रिलेटेड ही पूछा है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन ज़रूर बताइए। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।